मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, जब उसमें से जो उद्गार में इसमें जो लावा निकलता है, उसके लावा के ठंडे होने से मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडे होने से शैलों का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक शैल खनिजों से मिलकर शैलें बनती है। यानी जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा बाहर निकलता है, उससे शैले का निर्माण होता है। यानी कि इसकी परिभाषा है कि एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर शैल बनती है। खनिज वह पदार्थ है जिसका खनन द्वारा धरती से निकाला जाता है। यानी जिसको है ना, जो खनिज होता है ना, ये ऐसा पदार्थ है जिसको पृथ्वी में खनन के द्वारा निकाला जाता है। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है, जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट और दूसरी शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पेट्रोलॉजी जो शैल होते हैं उनका एक विज्ञान है, जिनके अंदर उनकी संरचना, उनका आकार, इनके बारे में हम जानते हैं। भूप्रपट्टी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। यानी जो हमारी भूप्रपट्टी है, इस पर लगभग 2000 से अधिक खनिजों को पहचाना गया है। तो ये सब ये डेफिनेशन थी हमारे पाठ की शुरू की। इसी के साथ हम आगे बढ़े। कुछ प्रमुख खनिज जैसे कि फेल्डस्पर। तो पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो परपट्टी है उसका आधे से भी ज़्यादा भाग फेल्डस्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम एवं हल्का गुलाबी तक होता है। यानी जो इसका रंग, यानी कि इसका जो कलर होता है वह हल्का क्रीम तथा हल्का गुलाबी रंग का होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में इस खनिज का उपयोग होता है। यानी कि जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं और जो कांच बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्पर में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो सिलिकॉन एक पदार्थ होता है तथा ऑक्सीजन जो हम दैनिक जीवन में हम जिससे श्वास लेते हैं, वो भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ऑक्सीजन वगैरह भी इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख खनिजों में से पहला था फेल्डस्पर। इसी के साथ दूसरा खनिज लेंगे हम। तो दूसरा हमारा खनिज क्वार्ट्ज। यानी कि इसका जो रंग होता है ना, वो श्वेत या रंगहीन होता है। यानी कि जो इसका कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो होता है श्वेत रंग होता है इसका, हाँ, तथा रंगीन होता है। ठीक है। इस खनिज का उपयोग रेडियो तथा रडार में किया जाता है। जो हम जानते हैं कि भाई इस खनिज का जो प्रयोग है ना, हम रेडियो देखे हैं, हमारे घर में भी होते हैं, और उनमें क्या इसका प्रयोग किया जाता है। और यह एक कठोर खनिज यानी कि बहुत ज़्यादा पक्का खनिज है ये, तथा पानी में हमेशा अघुलनशील रहता है, क्योंकि ये इतना पक्का है कि पानी में भी नहीं घुलता है। और ये था हमारा दूसरा क्वार्ट्ज, जो कि बहुत कठोरतम खनिज था। इसी के साथ हम दूसरा खनिज लेंगे पायरोक्सिन। पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना होता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी का जो यानी कि जो पृथ्वी का, यानी कि हमारी भूमि का जो पृष्ठ है ना, उसका 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। इसका रंग हरा और काला होता है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसके अंदर जो निम्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। तो ये कुछ इसमें पायरोक्सिन में पाए जाते हैं, तथा इसका रंग हरा ही होता है और काला होता है। और जो हमारे भूमि का जो पृष्ठ होता है वो उसका 10% हिस्सा इससे बना हुआ रहता है। और ये उल्कापिंडों में पाए जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड में होते हैं। उनमें ये ब्रह्मांड के अंदर जो गोल गोल जो उल्कापिंड होते हैं ना, उनमें ये पाया जाता है। अगला खनिज है हमारा माइका। ये खनिज आग्नेय और रूपांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। पृथ्वी के परपट्टी में इसका 4% अंश होता है, तथा इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि होते हैं। यानी कि यह ना आग्नेय चट्टानों और जो अपने रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है, तथा इसका उपयोग ना विद्युत उपकरणों में किया जाता है। और पृथ्वी की परपट्टी में इसका 4% अंश होता है। यानी कि जो हमारी यानी कि जो उसकी परपट्टी का 4% अंश होता है। इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि तत्व होते हैं, और जिससे क्या माइका बना हुआ रहता है। माइका के अंदर ये सब तत्व पाए जाते हैं। इसी तरह पढ़ेंगे अब खनिजों के प्रकार, जिसमें पहला है धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, यानी जिसमें लोहा उपलब्ध होता है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं।
इनको भी 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनियम। बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये 3 प्रकार हो गए। लोह धातु, लोह एवं स्टील तथा अलोह धातु जिसमें तांबा, सीसा, टिन, एल्यूमीनियम। यानी जो अलोह धातु होते हैं ना, उसमें तांबा, सीसा, टिन, एल्यूमीनियम आदि होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मतलब अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जिसमें लोहा उपलब्ध नहीं होता, वह अधात्विक खनिज होते हैं। जैसे कि हमारा गंधक, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। यानी जो हम देखते हैं हमारे घरों में सीमेंट होती है, अब हमारे छत पर कितना ही पानी हो जाए पर वो सीमेंट को नहीं पिघला सकता। हमारे छत पर बारिश के समय में बहुत पानी भर जाता है, फिर वो उसे पिघला नहीं सकता। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शेलों की विशेषताएं। पृथ्वी की परपट्टी शेलों से बनी होती है। यानी कि शेलों का अर्थ होता है चट्टानों। यानी जो पृथ्वी की जो परपट्टी है वह चट्टानों से बनी हुई रहती है। शेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। ठीक है, शेल कठोर या नरम तथा अलग अलग रंगों की हो सकती है। यानी जो हमारी चट्टानें होती है, हमारी शेलें जो होती हैं वो अलग अलग रंग की हो सकती है। ठीक है, शेलों के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय शेल, अवसादी शेल, कायांतरित शेल। तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ये हमारे कुछ शेलों की विशेषता थी, जिसमें कि हमारी पृथ्वी की जो परपट्टी होती है वो शेलों से बनी हुई रहती है। इनका रंग ये नरम भी हो सकती है और इनका रंग किसी भी प्रकार का हो सकता है। और इनका जो निर्माण होता है एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। तो ये सब हम शेलों में पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हम अब इनके प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम आगे पहला प्रकार है हमारा आग्नेय शेल। आग्नेय शेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के लावा से होता है। यानी जो आग्नेय शेल होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के लावा से होता है। यानी कि जो पृथ्वी में जो ज्वालामुखी अंदर का जो लावा होता है ना, ज्वालामुखी के अंदर जो वो उद्गार होता है उसके लावा से होता है इसका। इसलिए इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडे होने के बाद आग्नेय शेलों का निर्माण होता है। जो मैग्मा होता है उसके ठंडे होने से इसका निर्माण होता है आग्नेय शेलों का। ठीक है, और ये जैसे कि ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो आग्नेय शिलाओं का निर्माण आपको पता चल गया है। आग्नेय शिलाओं का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। और मैग्मा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। और इसके जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगनेटाइट और बेसाल्ट आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अवसादी जो शेलों का निर्माण होता है, यानी जो अवसादी शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना तथा अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा चट्टानों के विघटन और टूटने के उन पदार्थों का परिवहन तथा किसी स्थान पर जमा होता है। और इसी परिणाम स्वरूप अवसादों से निर्मित शेल अवसादी शेल का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जो अपक्षय का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि जो चट्टानों में जो कटाव आता है, जो तोड़फोड़ होती है, जिससे कि वे एक जगह पर जाकर इकट्ठा होने लगते हैं, वो जमा हुआ मलबा एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो उससे जो निर्मित शेल होती है वह आग्नेय शेल अवसादी शेल कहलाती है। जैसे कि चूना पत्थर, कोयला और पोटाश और चूना प्रस्तर आदि कुछ ऐसी चीज़ें। जो अवसादी शेल है, इस शब्द की जो उत्पत्ति थी वो लैटिन भाषा की सेडिमेंट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। अपक्षय एवं अपरदन से विभिन्न साधनों द्वारा चट्टानों के विघटन और टूटने से उन पदार्थों का परिवहन तथा किसी स्थान पर जमा होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप अवसादों से निर्मित शेल अवसादी शेल का निर्माण होता है। अपक्षय का जो मतलब होता है वो होता है कि चट्टानों में कटाव आ जाता है, और उस कटाव में से या फिर चट्टानों में तोड़फोड़ होती है, उससे जो मलबा बाहर निकलता है वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है, उनमें खनिज बनने लगती है। तो उन खनिजों से वो खनिज जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनसे जो निर्मित शेल होता है वो अवसादी शेल होता है, जैसे चूना पत्थर, कोयला, पोटाश और चूना प्रस्तर आदि। और दूसरा है कायांतरित शेल। कायांतरित का अर्थ होता है
स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा इन शैलों का निर्माण होता है। यानी कि जो कायांतरित शैल का अर्थ होता है, उसका जो कायांतरित शब्द का अर्थ होता है वो होता है स्वरूप में परिवर्तन। यानी कि जो कायांतरित शैलों का निर्माण होता है वह दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा इन शैलों का निर्माण होता है। जब अवसादी शैलों के दाब, ताप एवं आयतन में परिवर्तन होता है तब कायांतरित शैलों का निर्माण होता है, जैसे कि प्लेटोइस के खिसकने और दबाव से शैल अंदर की ओर खिसकने लगती है। इस दबाव से अवसादी शैल टूटने लगती है और एक नई शैल का निर्माण होता है जिसे कायांतरित शैल कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जब अवसादी शैलों के दाब, यानी कि जब अवसादी शैलों में दाब, ताप और आयतन में परिवर्तन होता है तब कायांतरित शैलों का निर्माण होता है, जैसे कि प्लेटोइस के खिसकने से और दाब से अंदर की ओर खिसकने लगती है, यानी कि वह अंदर की ओर धंसने लगती है। इस दबाव से अवसादी शैल टूटने लगती है और इस टूटने से कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। यानी कि जो हमारी जो अवसादी शैल होती है, अवसादी शैल पर जब दाब और ताप और आयतन में परिवर्तन होने लगता है जब कायांतरित शैलों का निर्माण होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और संगमरमर इत्यादि इसके उदाहरण। अवसाद शैल चक्र, सबसे पहले अग्नि शैलों का निर्माण होता है, उसके बाद इन चट्टानों पर अपक्षय और अपरदन का कार्य आरंभ होता है। यानी कि इनमें टूट फूट होने लगती है, तोड़ फोड़ होने लगती है, चट्टानों में कटाव आने लगता है, तो ये कार्य पहले आरंभ होने लगता है और अवसादी चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। चट्टान उसके कटाव और मलबा इकट्ठे होने के कारण अवसादी शैलों का निर्माण शुरू हो जाता है। आग्नेय शैल और अवसादी चट्टानों ताप तथा दाब के प्रभाव से कायांतरित शैलों में बदल जाती है। यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में दाब और आयतन में परिवर्तन होने से कायांतरित चट्टानों में वह बदल जाती है। फिर से चट्टानें अधिक गहराई में जाने के साथ पिघलने के कारण आपस आग्नेय चट्टानों से बदल जाती है, आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। ठीक है, वो जैसे जैसे पिघलने लगती है वापस आग्नेय चट्टानों में बदलती है। इस प्रकार से शैल अपना वर्ग बदलती रहती है। यानी कि जो शैल होती है इस प्रकार अपना वर्ग बदलती रहती है। एक वर्ग की चट्टानों का दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। यानी कि जो भी हमने भी कायांतरित शैलों का जो बदलना, अवसादी शैलों का बदलना और प्राथमिक जो आग्नेय शैल था उसका बदलना, इन सब का जो बदलना और जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन हो रहा था, वह सब कुछ ही शैली चक्र कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैली परिवर्तित होकर नई शैलों में बदल जाती है। यानी कि जो पुरानी जो शैली होती है वह नई शैलों में बदलती जाती है, फिर वह नई शैलों में बदलती जाती है। इसी क्रम को ही शैली चक्र या शैल चक्र कहा जाता है। तो ये सब